हाय एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। ये वीडियो शॉर्ट सीरीज़ के अंडर है। इस सीरीज़ में हम हर एक चैप्टर का एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं, सिर्फ 2 पेज नोट्स टाइप में। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, अब बस उनको रिवीजन करना है जल्दी से एक बार क्विक समरी टाइप में, है ना। या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि सीटेट हो गया या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जनरल साइंस आती है अप टू 10th लेवल तक की, और उन्होंने पहले से साइंस पढ़ी हुई है, उनको जस्ट एक रिवीजन चाहिए कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़नी है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो बस उनको एक ब्रीफ डिस्कशन चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए। स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। 2 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एसिड और बेस के बारे में, और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स जो आपकी एनसीईआरटी के चैप्टर में स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, और सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, एसिड और बेस के बारे में हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे वो सब कंपेरेटिवली करेंगे, मतलब एक दूसरे से कंपेरिजन करके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिड और बेस एक्चुअली होते क्या हैं। तो देखो यहाँ पर जो मैं डेफिनेशन दूंगी वो आपको 10th लेवल के अकॉर्डिंगली ही दूंगी। हालांकि वो डेफिनेशन जब आप आगे अपने फ्यूचर में पढ़ेंगे तो आप या आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, बट 10th लेवल के अकॉर्डिंगली यही वाली डेफिनेशन वर्क करने वाली है। ठीक है, तो एसिड क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच गेव H+ आयन इन द सॉल्यूशन, मतलब वो सब्सटेंस जिनका जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब उनको H2O में डिसॉल्व करते हैं, तो वो H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो एसिड क्या हो गए? प्रोड्यूस H+ आयंस इन दी सॉल्यूशन, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे एसिड। और बेस क्या होते हैं? बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्यूशन बनाने पर OH नेगेटिव आयंस देते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिस हो गए दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस इन दी सॉल्यूशन। तो बेसिस हो गए प्रोड्यूस सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस इन दी सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ एसिड की, तो जैसे HCl या फिर H2SO4। HCl को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करती हूँ, हालांकि हम रिएक्शन पढ़ेंगे आगे, रिएक्शन विद वाटर, तो वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि जब हम इसका मतलब सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये क्या होगा? H+ अलग हो जाएंगे आयंस और Cl नेगेटिव अलग आयंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसने क्या दिया? H पॉजिटिव दिया। ठीक है, जबकि जब हम यहाँ पर बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स होंगे बेस के, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे अगर मैं NaOH की बात करती हूँ, तो NaOH का जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है Na+ और प्लस OH- में। तो यहाँ से आप देखो तो इसने क्या प्रोड्यूस किया है? हाइड्रोक्साइड आयन, और यहाँ से H+ आयन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, अब हम एसिड और बेस की पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टीज जिनको आप देखकर, टच करके या सेंस करके पता लगा सकते हो, मतलब जिसमें कोई केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं होता, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज जहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो या फिर केमिकल चेंज हो रहा हो। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं वो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। एसिड्स जो होते हैं, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे टेस्ट की। ठीक है, तो एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में होते हैं सोर, मतलब खट्टे। जबकि अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस जो होते हैं वो टेस्ट में होते हैं बिटर, मतलब थोड़े कड़वे से या कसैला टाइप का जो टेस्ट होता है उस टाइप के। ठीक है, जो एसिड होते हैं ये, अगर हम बात करते हैं लिटमस टेस्ट की। लिटमस टेस्ट क्या है? देखो, लिटमस जो है वो एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर की बात हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में अच्छे से करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो, इंडिकेटर्स नाम से ही पता चल रहा है, जो किस चीज़ को इंडिकेट करें, मतलब किस चीज़ की तरफ इशारा करें। तो ये क्या होते हैं कि ये एक लिटमस एक पेपर होता है। ठीक है, वो एसिड और बेस के साथ अलग अलग कलर देता है, तो उस कलर को देख के हम समझ सकते हैं, वो कलर इशारा होता है कि ये जो चीज़ है जिसमें हमने उस पेपर को डिप किया है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो एसिड के केस में क्या होता है कि जो लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर, वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। ठीक है, जबकि बेस के केस में क्या होता है? बेस के केस में जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिटमस
टर्न्स ब्लू। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ब्लू कलर का पेपर होगा, जैसे ही आपने उसे एसिड में डिप किया तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, रेड कलर का लिटमस होगा और वो ब्लू हो जाएगा। अब आपको अगर यहाँ पर रेड कलर का हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, और अगर यहाँ पर ब्लू कलर का होगा तो वो ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अब इसे याद कैसे रखें, देखो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इसे कैसे याद रखें। तो आप इसको टेंशन नहीं लेनी है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि जब हम बात करते हैं बेस की, तो देखो यहाँ पर रेड जो है, रेड लिटमस जब हम उसे बेस में डिप करते हैं तो वो ब्लू हो जाता है, तो आप क्या याद रखोगे, RBB, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है, ब्लू लिटमस जो है जब उसे एसिड में डिप करते हैं तो वो रेड हो जाता है, BAR, बार, ठीक है। कोई भी एक याद रख लो तो दूसरा बिल्कुल उसके अपोजिट है, दूसरा अपने आप ही याद रह जाने वाला है। जैसे आप बार को याद रखते हो तो ब्लू एसिड में डल के हो जाता है रेड, तो सीधी सी बात है बेस में क्या होगा, रेड बेस में डल के हो जाएगा ब्लू, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसके एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं, मतलब अगर हम एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन मतलब इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, और फिर इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की कोशिश करते हैं। तो देखो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए क्या चाहिए, चार्जेस चाहिए, वो चार्ज जो मूव कर सकें। अगर चार्ज प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, चार्ज मूव कर सकते हैं, और अगर चार्ज मूव नहीं कर पा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो जैसे ही हमने, अगर हम इसके खाली ऐसे ही बात करते हैं, जैसे मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, पाउडर फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, तो देखो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे HCl की बात की मैंने और इसका सॉल्यूशन बनाया H2O में, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको बताया था कि ये क्या प्रोड्यूस करता है सॉल्यूशन में, H+ आयन प्रोड्यूस करता है। और ऐसे ही जब हम बेस की बात करते हैं तो बेस में मैंने आपको बताया था कि ये जब भी सॉल्यूशन में होता है तो ये OH- आयन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आयन्स प्रोड्यूस हुए हैं, मतलब चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, और ये चार्ज मूव कर सकता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप यहाँ पे लिखोगे कि एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि मैं यहाँ पे लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, इसलिए बस मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया कि हाँ इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। या आप टिक की जगह यहाँ पे यस लिख सकते हो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वही कि आपको क्या पता चलता है कि मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे H+ आयंस प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस H+ आयंस, और जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं OH- आयंस, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? हो गई। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ। तो देखो मैं आपको पहले एक ना ऊपर से आइडिया दे देती हूँ कि एक्चुअली हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग अलग तरीके से ये जो एसिड और बेस हैं ये अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन कौन सी पढ़ेंगे, सिर्फ वो जो NCERT में कवर की हुई है। कौन कौन सी है, सबसे पहले हम इनकी रिएक्शन देखेंगे मेटल के साथ, उसके बाद एसिड की रिएक्शन देखेंगे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, उसके बाद हम इनकी रिएक्शन देखेंगे मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ, और फाइनली हम इनकी रिएक्शन देखेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये बात करेंगे। और इसके बाद एक केमिकल प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी कि जब ये वाटर के साथ ऐड होते हैं तब क्या होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, तो देखो क्या होता है, जब भी किसी मेटल के साथ कोई एसिड रिएक्ट करता है तो वहां पर सॉल्ट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब कैसे पता चलेगा कि ये जो गैस यहाँ से निकली, भाई हमने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। यहाँ पे कुछ था इस तरीके से बीकर, उसमें कोई मेटल और एसिड का सॉल्यूशन, मतलब एसिड पड़ा हुआ था, उसमें हमने मेटल डाल दिया, तो वहाँ पे क्या हुआ, सॉल्ट तो हमको नीचे दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ, इसमें से एक गैस निकलेगी। अब हमें क्या पता कि ये जो गैस निकल रही है, ये जो वेपर्स हैं, ये कौन सी गैस की वेपर्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन सारी वेपर्स को ना एक ट्यूब में कलेक्ट कर लेते हैं, निकलने नहीं देते, और फिर उसके बाद उस ट्यूब के थ्रू हम क्या करते हैं, इस ट्यूब से ये सारी की सारी गैस को पानी में लेके जाते हैं, पानी में उस गैस के बन जाते हैं बबल्स, और फिर उन बबल्स के पास जैसे ही हम एक
जलती हुई कैंडल लेके आते हैं, बर्निंग कैंडल, तो उसमें पॉप साउंड होती है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ना कि कोई भी जलती हुई कैंडल को अगर आप किसी गैस के पास लेकर आओ और वो पॉप साउंड के साथ बुझ जाए, मतलब कौन से साउंड प्रोड्यूस करे, पॉप साउंड प्रोड्यूस करे, तो ये प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस ही ऐसा करती है। देखो इस वाले चैप्टर में और मेटल वाले चैप्टर में भी, स्पेशली इन चैप्टर्स में ना आपको क्वेश्चन को दोनों तरीके से डील करना आना चाहिए, क्योंकि एक टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं एक्स वाई टाइप के, कि आपको बताना है एक्स क्या है और वाई क्या है, तो उसमें वो दे देंगे कि रिएक्शन हुई किसी एसिड की किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन की या किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन हुई तो सॉल्ट बना और एक गैस रिलीज हुई जो कि जिसने कि एक बर्निंग कैंडल को पॉप साउंड के साथ बुझा दिया। तो आप बताओ कि वो जो एलिमेंट है वो क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है या बोथ है या नन ऑफ दीज है। एमसीक्यू में इस टाइप से आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए पॉप साउंड के साथ कैंडल जो है वो बुझी है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस हुई है, और सॉल्ट है। हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट किसकी रिएक्शन में निकलता है, जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, या वो एक्स वाई जेड करके दे देंगे कि एक्स कोई मेटल है। इस तरीके के मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक्स है, उसको एसिड के साथ रिएक्शन कराई, एक गैस निकली पॉप साउंड वाली, और फिर वो जो एक्स है उसकी वैलेंसी 1 है और वो सेकंड पीरियड में आता है। तो आप बताओ एक्स क्या है, तो पहले आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये एक मेटल है और सेकंड पीरियड में आता है, दैट मीन्स सोडियम होगा, तो सोडियम मेटल हो जाएगा, वैलेंसी 1 है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, इसलिए कि एक छोटी छोटी चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या है, पॉप साउंड। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि हम बात कर लेते हैं सोडियम ही ले लेते हैं, ठीक है, और सोडियम की रिएक्शन करा देते हैं HCl से। ठीक, तो यहाँ से क्या बनेगा, NaCl जो कि सोल्ट है और प्लस साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब आप कहोगे कि H2 कैसे, ये तो बैलेंसिंग है, तो बैलेंस कर लो ना भाई, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2Cl हो गए तो 2Na हो गए। ठीक है, इस तरीके से। अब हम अगर बात करते हैं बेस की, अगर कोई मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है तब क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि मेटल तो कॉमन रहने वाला है क्योंकि हम मेटल की ही रिएक्शन पढ़ रहे हैं, किसके साथ, बेस के साथ। जैसे ही मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है तो आप देखोगे कि रिएक्शन सेम ही होती है, सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है पॉप साउंड के साथ। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे यहाँ पर हर कोई एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कर लेता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। सिर्फ कुछ ही रिएक्शंस ऐसी हैं जो कि मतलब जो हर एक बेस है वो हर एक मेटल के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। सिर्फ कुछ ही मेटल ऐसे हैं जो बेसिस के साथ रिएक्शन देते हैं, और वो मेटल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा, कौन सा मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास मेटल है जिंक, ठीक है, उसकी रिएक्शन हमने कराई बेस से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ पर बनेगा Na2ZnO3 सोडियम जिंकेट, ये क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो ये मेटल हो गया, मेटल की रिएक्शन कराई बेस से, सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस आउट कर सकते हो आप बहुत इजीली। Na2 2 Na दिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं हमको, 3 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से तो 2 ऑक्सीजन होंगे, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करना पड़ेगा, इक्वेशन को टाइम लगेगा। ये फर्स्ट चैप्टर का काम है, इसको मैं अभी छोड़ देती हूँ। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। सेकेंड रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो दोनों के साथ लगभग सेम ही होती है, इसीलिए इसको हम एक साथ पढ़ रहे हैं, या अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक साथ ही ले रहे हैं क्योंकि एक्चुअली जिनमें प्रोडक्ट बनता है वो लगभग सेम ही बनता है। और क्योंकि ये वाली रिएक्शन बेस के साथ नहीं होती है, इसीलिए कंप्लीट इस तरीके से बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये रिएक्शन सिर्फ एसिड के साथ होगी, बेस के साथ ये रिएक्शन नहीं होती। तो होता क्या है, जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, या फिर कोई भी एसिड किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, तो दोनों ही केस में जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो सेम मिलता है। और प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। इस केस में भी हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2।
यानी कि वाटर। ठीक है, अब देखते हैं कि मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं। तो मेटल कार्बोनेट यानी कि एक कोई मेटल होगा और साथ में कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, ये होगा। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होगा, एक मेटल होगा, हाइड्रोजन होगी और साथ में कार्बोनेट यानी कि CO3 2 नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर Na की, सोडियम की। ठीक है, तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है +1 और कार्बोनेट की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही तो करते हैं जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये हो जाएगा Na के साथ 2 और CO3 के साथ 1 यानी कि Na2CO3। तो ये हो गया मेटल कार्बोनेट। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर मैं बात करूँ तो Na +1 हाइड्रोजन +1 CO3 -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया +1 और -2 यानी कि +1 +2 हो गया और यहाँ पर ये -2। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला बन जाएगा NaHCO3। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या डिफरेंस है। हाइड्रोजन कार्बोनेट में हाइड्रोजन और आ जाएगी, जैसे यहाँ पे NaHCO3 आया है और यहाँ पर Na2CO3 था। ठीक है, अब रिएक्शन देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको हटा देती हूँ मैं अभी यहाँ से, पहले मैं आपको एसिड और मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन दिखाती हूँ। तो देखो एसिड जैसे कि वही हम HCl लेने वाले हैं और मेटल कार्बोनेट की जगह में Na2CO3 लेने वाली हूँ। तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट क्या बनेगा यहाँ पर NaCl और आपको मिलेगा CO2 और आपको मिलेगा H2O। अब हमें ये कैसे पता चला कि यहाँ पर जो गैस रिलीज हुई वो CO2 ही थी। हमने क्या किया कि जो गैस रिलीज हुई उसको लाइम वाटर से पास करा दिया। और ये रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होगी कि जब भी हम लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन CO2 से होती है। ये एक येलो कलर के स्क्वायर बॉक्स में फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ था कि वाइट वॉशिंग करते हैं तो उसके बाद वो शाइनिंग की हो जाती है 2-3 दिन बाद। ठीक है, तो वो इस वजह से हो जाती है क्योंकि जो CaOH का होल ट्वाइस जो हमने वॉल्स पर पेंट किया था वो एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्शन कर लेती है और क्या बनाती है CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कराती है और यही शाइनिंग सरफेस होती है वो, है ना। तो इससे हमें पता चला जब यहाँ पर ये क्या होता है, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, वाइट कलर का PPT। तो जब हमने उस गैस को लाइम वाटर के से रिएक्शन कराई, मतलब लाइम वाटर से पास कराया, इस तरीके से ये ट्यूब है। ठीक है, इसमें यहाँ से ये गैस आ रही है इस ट्यूब से, इसमें लाइम वाटर फिल था। जैसे ही ये गैस इसके अंदर गई तो नीचे एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, कुछ सॉलिड नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, वो है CaCO3। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो गैस इसमें से आई है क्या थी, ये थी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर हो गई। अब देखो ये रिएक्शन आप कैसे याद रखोगे, इसे बहुत इजीली आप इससे कनेक्ट कर सकते हो जो हमने फर्स्ट वाली पढ़ी थी। फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था, HCl ही लिया था। यहाँ पे भी बैलेंस आप खुद कर लेना। ठीक है, मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ कोई भी इक्वेशन। HCl लिया था, बस यहाँ पे Na2CO3 की जगह हमने क्या लिया था NaCl, ओ सॉरी Na सोडियम, सिर्फ मेटल लिया था ना, HCl लिया था एसिड और साथ में क्या लिया था मेटल। तो हमारा क्या क्या बना था, सॉल्ट बना था NaCl और साथ में हाइड्रोजन गैस बनी थी। अब देखो इतना, ये एसिड यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम सेम है, यहाँ पे भी सोडियम सेम है, सॉल्ट सेम बन गया। यहाँ पे सोडियम के अलावा और क्या एक्स्ट्रा है, आप कहोगे CO3, जो पहले वाली इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी उसमें नहीं था, इसमें है। ठीक है, क्या एक्स्ट्रा है CO3। यहाँ पे क्या बना था H2। अब इस CO3 में से क्या होगा, इस CO3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, CO2 और एक ऑक्सीजन। ये एक ऑक्सीजन इस H2 के साथ जाके क्या बना देगी H2O, वाटर ज़्यादा स्टेबल है, वाटर बन जाएगा और साथ में क्या रह जाएगा CO2 और वो CO2 रिलीज हो जाएगी। ये बस एक तरीका है याद करने का कि आप रिलेट करके चीज़ों को अपने मेमोराइज कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से फर्स्ट वाली इक्वेशन से ही सेकेंड वाली जो हमारी रिएक्शन है उसको ध्यान रख सकते हो थोड़ा थोड़ा। अगर आप एग्जाम में भूल जाते हो तो आप इस तरीके से भी रिलेट करके अपने आंसर पे पहुंच सकते हो कि सॉल्ट तो दोनों में कॉमन ही मिलेगा क्योंकि ये वाली चीज़ कॉमन है, बस CO3 एक्स्ट्रा है। तो CO3 में से एक ऑक्सीजन लेके हमने H2 के साथ लगा के H2O बना दिया और एक CO2 रह गई, वो बाहर निकल गई। ठीक है, तो इसमें कौन सी गैस निकली थी, फर्स्ट में H2 हाइड्रोजन, सेकेंड में कौन सी गैस निकलेगी CO2। ऐसे ही जब हम बात करेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, वहाँ पर भी इसी तरीके से चीज़ें होंगी। चलो देख लेते हैं एक इक्वेशन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी, उसमें भी हम क्या करेंगे, एसिड हमने HCl लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। देखो सेम इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, बहुत इजीली आप समझ पाओ कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो सॉल्ट सेम बनेगा NaCl,
सेम H2O और सेम CO2। अब आप कहोगे ये क्या हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन थी, इसका क्या हुआ? एक्चुअली ये ना बैलेंसिंग में यूज़ हो जाएगी। जब आप बैलेंसिंग करोगे, जो यहाँ पे बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ पे देखो H2 दो थे, यहाँ पे एक ही H है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे H2 दो है, एक H है, एक H है, तो ये 2 आने की ज़रूरत, मतलब ये बैलेंसिंग में ओवरऑल कवर अप हो जाएगी, ठीक है। चल नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ये कंप्लीट हो गया, बेस के साथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन नहीं है, तो ये सब यहाँ से हटा देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्साइड्स। चलो इससे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्शन। अगर मैं एसिड की रिएक्शन बेस से करा दूं और बेस की रिएक्शन एसिड से करा दूं तब क्या होगा? तो रिएक्शन विद, अगर मैं एसिड की बात करती हूँ तो एसिड की रिएक्शन मैं बेस से करा रही हूँ, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रिएक्शन विद एसिड, अगर मैं बेस की बात कर रही हूँ तो बेस की रिएक्शन एसिड से करा रही हूँ। तो ओवरऑल अगर आप दोनों ही केस में देखो, यहाँ पे क्या बनेगा, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, एसिड प्लस बेस कर रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बेस प्लस एसिड कर रही हूँ, तो क्या बनेगा? तो आपको दिख रहा है कि दोनों ही केसेस में जो रिएक्टेंट है वो सेम है, मतलब रिएक्शन जो है वो सेम ही होने वाली है, ठीक है। तो ओवरऑल एक ही रिएक्शन होने वाली है। तो मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ और मैं इसको लिख देती हूँ रिएक्शन विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ अगर ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? तो एक ही टाइप की रिएक्शन होगी। जब कोई एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करता है तो ये फॉर्म करते हैं सॉल्ट, और साथ में बनता है वाटर। क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। और इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो ऐसा होता है कि जो एसिड होता है ना उसमें एसिड वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, मतलब उसमें क्या होता है H+ आयंस होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो बेस होता है उसमें OH- आयंस होते हैं। तो जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं और अगर दोनों सेम हो, मान लो यहाँ पे भी 5H+ है और यहाँ पे भी 5OH- है, तो क्या होगा, ये H+ जो है और ये माइनस जो है ये एक साथ मिलके क्या बना लेंगे, HOH, और एक प्लस था और एक माइनस था, तो ये आपस में ओवरऑल क्या हो जाएंगे, 5+ और 5- ओवरऑल 0, मतलब न्यूट्रल हो गए, कोई चार्ज नहीं बना। तो इन्होंने क्या बना लिया, एक न्यूट्रल सब्सटेंस बना लिया, क्या, H2O। तो H+ और OH- एक साथ क्या हो गए, HOH H2O। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गए ना H+ बचा ना OH- बचा, तो ना एसिड वाली प्रॉपर्टी बची और ना बेस वाली प्रॉपर्टी बची, इसीलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। वही हम अपना एसिड HCl मान के चलेंगे और बेस NaOH। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये H जो है ये इस OH के साथ रिएक्शन कर जाएगा, मतलब ये H जो है ये इस OH के साथ आ जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या, HCl ब्रेक होके बन गया H+ और Cl-, और NaOH ब्रेक होके Na+ और OH-। अब ये जो H+ और OH- है, इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया और इन्होंने क्या बना दिया, वाटर, ठीक है। तो क्या बचा, Na+ बचा और Cl- बचा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, NaCl। तो क्या बना, NaCl जो कि सॉल्ट होता है और H2O जो कि वाटर। तो ओवरऑल एसिड प्लस बेस की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। अब नेक्स्ट रिएक्शन विद ऑक्साइड्स। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्साइड्स। तो देखो ऑक्साइड्स, किसके ऑक्साइड, ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं, ऑक्साइड है मतलब ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड होंगे। कौन होंगे, एक तो हो सकता है कि जब हम ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएं किसी मेटल के साथ, ठीक है, मेटल है और प्लस ऑक्सीजन है, तब बनते हैं मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और एक होता है अगर हम कोई नॉन मेटल लें और उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएं तब बनता है नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे मेटल, मान लो मैंने लिया कोई भी आप मेटल ले सकते हो, Na सोडियम, ठीक है, सोडियम की वैलेंसी +1, या फिर पहले मैं Mg ले लेती हूँ, थोड़ा सा समझना ईजी हो जाएगा। Mg मैग्नीशियम वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की -2। तो जब मैंने इनको इनका कंपाउंड बनाया तो क्या बनेगा, MgO। तो ये क्या हो गया, MgO, ये है एक मेटल ऑक्साइड, मतलब ये मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करती हूँ कार्बन, कार्बन क्या एक नॉन मेटल है, इसके साथ जब मैंने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, ठीक है।
कार्बन की +4 -4, हालांकि इसमें वैलेंसी नहीं होती, यहाँ पे ये क्या फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, बट फिर भी समझने के लिए, बस समझने के लिए जस्ट बता रही हूँ मैं आपको +4, ठीक है। हालांकि कार्बन की वैलेंसी +4 नहीं होती है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं ये, ठीक है। +4 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तो यहाँ से 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये क्या बन गया, CO2, O के साथ है ना 2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली क्या है, एक नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल क्या है यहाँ पे, कार्बन, तो कार्बन का क्या है, ये ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है। अब ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, ये नेचर में होते हैं बेसिक। कैसे होते हैं, नेचर में होते हैं बेसिक, मतलब ये ऐसे, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, या ये एक्ट करते हैं बेस की तरह। किसकी तरह एक्ट करते हैं, बेस की तरह। जबकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ये एक्ट करते हैं एसिड की तरह। तो ये नेचर में होते हैं एसिडिक। जैसे एसिड रिएक्ट करेगा वैसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखोगे, जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ना CO2 का रट्टा लगाया हुआ है। CO2 क्या होता है, एसिडिक। इसका रट्टा मैंने कैसे लगाया था, मैंने ऐसे लगाया था कि जो हम ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, पेप्सी या लिम्का या कुछ भी, तो इनमें एक टाइप की गैस फिल्ड होती है। जैसे आप उसको ओपन करते हो तो उसमें एक निकलते हैं ना बबल्स से बहुत सारे, वो गैस कैसी होती है, वो गैस कौन सी होती है, CO2। और अगर आप इनको टेस्ट करोगे तो इनका टेस्ट ना थोड़ा सा ऐसे खट्टा खट्टा सा होता है, मतलब ये एसिडिक होती हैं। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में पी लो तो पेट में एसिडिटी सी भी बन जाती है ना। तो मतलब कुछ भी लॉजिक लगा के बस आपको याद रहना चाहिए। तो मैंने याद किया हुआ था इनमें कौन सी गैस होती है, CO2। तो CO2 कैसी हो गई, एसिडिक हो गई। तो इससे मुझे क्या याद रहता था, CO2। C कैसा है, नॉन मेटल, मतलब नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक। तो बचा कौन, मेटल। तो मेटल के कौन से हो गए, बेसिक। ऐसे याद रख सकते हो। या फिर दूसरा तरीका आप कैसे याद रख लो, आप याद रख सकते हो यहाँ से भी। यहाँ से कैसे याद रखोगे, आप याद रख सकते हो बॉम्ब। बॉम्ब गैस के बेसिक होते हैं ऑक्साइड ऑफ मेटल। मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर में, ऐसे याद रख सकते हो। या फिर आपको कोई भी मोब से याद रख सकते हो, मोब याद रख लो। मोब से कैसे याद रहेगा, मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक, इस तरीके से याद रख सकते हो। वो आपकी मर्जी है, बस माइंड में रहना चाहिए। जैसे आप याद रख सकते हो वैसे याद रख लो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं एसिड की रिएक्शन ऑक्साइड से कराने वाली हूँ तो कौन से ऑक्साइड से मुझे करानी चाहिए। देखो, अगर मैं एसिड की रिएक्शन नॉन मेटल के ऑक्साइड से कराती हूँ तो मतलब एसिड की रिएक्शन एसिड से ही करा रही हूँ, तो क्या ही बनेगा, कुछ भी नहीं। एसिड की रिएक्शन एसिड, पानी में आप पानी और डाल दो, क्या ही होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो दैट मीन्स एसिड की रिएक्शन नॉन मेटल के ऑक्साइड से तो होगी नहीं, तो किससे होगी, मेटल के ऑक्साइड से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। जबकि वहीं अगर मैं बात करती हूँ बेस की, तो बेस की रिएक्शन किससे होगी, रिएक्शन विद ऑक्साइड। ऑफकोर्स हम ऑक्साइड से ही कराएंगे। क्या दोनों ऑक्साइड से हो सकती है, तो देख लेते हैं। अगर मैं बेस की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराती हूँ तो मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस ही है अगेन, तो बेस की रिएक्शन बेस से तो कुछ भी नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर मैं बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक है, मतलब एसिड से कराती हूँ, तो वहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है। तो रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एसिड की रिएक्शन करने वाले हैं मेटल ऑक्साइड के साथ, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बेस की रिएक्शन करने वाले हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है। मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक है ना नेचर में, मतलब बेस की तरह काम करेंगे, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड है नेचर में, मतलब एसिड की तरह काम करेंगे। अभी हमने पढ़ा था जस्ट, एसिड प्लस बेस कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम होगा। अगेन बेस प्लस एसिड, मतलब वही एसिड प्लस बेस, एसिड बेस की रिएक्शन एक साथ होगी तो क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, बिल्कुल सेम। एक एक रिएक्शन देख लेते हैं। एसिड मैंने अगेन HCl लिया, मेटल का ऑक्साइड जो मैंने अभी बनाया था MgO लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इनकी रिएक्शन कराई तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा MgCl2, ये Mg इस Cl के साथ चला जाएगा 2, दैट मीन्स इस तरीके से बैलेंस होगी। और यहाँ से क्या बन जाएगा H2O, साथ में क्या बनेगा H2O। ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं, बेस कोई ले लेते हैं, NaOH ले लिया, और नॉन मेटल का ऑक्साइड आप कोई भी ले सकते हो। जैसे अगर हम CO2 की बात करते हैं तो चलो CO2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, पहले HOH, तो ऑफकोर्स यहाँ पर 2 आएगा तभी HOH बनेगा, तो H2O निकल गया, ठीक है। साथ में क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा Na2CO3, ठीक है। CO3, 2 O ये हैं, 1 O ये है, तो 3 ऑक्सीजन हो गए, 1 कार्बन हो गया, और 2 Na हो गए, Na2CO3, ठीक है। आप बैलेंस इसको कर लेना ठीक से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो, इतना हो गया।
आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ओवर हो चुकी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो बस हमको इतनी ही पढ़नी थी, ठीक है। इसमें आपको हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना जो आपको गिवन है, क्योंकि ये मे बी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपके एमसीक्यूज भी होते हैं तो उसमें भी आ सकते हैं, या फिर ये जो XY टाइप के मैं क्वेश्चंस बताई थी इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देते हैं ये लोग। किस टाइप के क्वेश्चन देते हैं कि ये कुछ कलर टाइप्स में दे सकते हैं। जैसे आपको इन्होंने NCERT में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन है जिसमें एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराई हुई है, तो यहाँ पे आपको रिएक्शन कराई हुई है कॉपर ऑक्साइड की। MgO ना लेके इन्होंने लिया है CuO कॉपर ऑक्साइड, और उसकी रिएक्शन कराई है एसिड से। तो जब कॉपर ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्शन करता है तो इस केस में क्या होता है, ब्लू ग्रीन कलर नोटिस होता है। हमको क्या नोटिस होता है, ब्लू ग्रीन कलर, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे ही मैं CuO की रिएक्शन कराऊंगी HCl से, तो यहाँ पे क्या होगा, CuCl के साथ रिएक्शन करके CuCl2 देगा, प्लस H2O सेम ही रहेगा सब कुछ, बस क्या चेंज हुआ है, मेटल ही तो चेंज हुआ है, ठीक है। वैलेंसी भी सेम ही होती है। तो यहाँ पर ये जो CuCl2 बना है इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आपसे किस तरीके से फ्रेम हो सकता है एग्जाम में, वो आपसे पूछेंगे कि एक मेटल है उसके ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो हमको ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन मिलता है। आप बताओ कि जो मेटल X है वो कौन सा मेटल है। तो आपको पता होगा कि जब हम कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तब हमें ब्लू ग्रीन मिलता है। इसका मतलब जो मेटल था वो कौन सा था, कॉपर था। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं हाँ इतना ये सब क्लियर हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब हम फाइनली पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद वाटर, मतलब जब वाटर के साथ हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, ठीक है। और ये फाइनल रिएक्शन है, ओके, रिएक्शन विद वाटर। दोनों तरफ यही होने वाला है, ठीक है। जब हम एसिड की रिएक्शन, किसी भी एसिड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो उस केस में क्या होता है, H+ आयंस प्रोड्यूस होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। कई बार आपको ये H+ आयंस लिखे हुए दिखेंगे, कई बार ये H+ आयंस ना H2O के साथ कंबाइन हो जाते हैं और इसे हम क्या लिख देते हैं, H3O+ आयन। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो या तो H+ आयंस लिखे हुए दिखें या H3O+ आयंस लिखे हुए दिखें, बात एक ही है। ये और ये H+ ये लगभग सिमिलर ही होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि भाई 3H3O+ आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब 3H+ आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर कहा जाए किसी रिएक्शन में हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बताओ कि मतलब वो जो सब्सटेंस है वो एसिड है या नहीं है। तो बिल्कुल एसिड है, क्योंकि एसिड ही H3O+ आयंस या फिर H+ आयंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं बेस की, तो जब बेस वाटर में वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मतलब वाटर में अगर हम उसको डिसॉल्व करते हैं बेस को, ठीक है, तब क्या होता है, अगर हम किसी बेस को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो वहाँ पर हमें OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होंगे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे HCl की रिएक्शन अगर मैं H2O से करा दूं तो उस केस में क्या होगा कि क्या बनेगा, H+ + Cl-, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, और ऐसे ही H+ और OH और H2O है, ठीक है। ये ब्रेक हो गया ना HCl, H+ और Cl- में। अब क्या होगा कि ये H+ जो है ये H2O के साथ आ जाता है, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा H3O+ और साथ में क्या मिलेगा, Cl- आयन, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बेस का एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे NaOH, और इसकी रिएक्शन अगर मैं वाटर से करा देती हूँ तो क्या बनता है, यहाँ पे Na+ आयन हमको मिलेंगे और साथ में OH- आयन, ठीक है। और ये एक्वस में होंगे, वाटर में है ना, वाटर के अंदर है, तो इसीलिए एक्वस में होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, हो गई। अच्छा, बेस के साथ ना एक चीज़ है, सारे के सारे जो बेस होते हैं वो सारे के सारे वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, सारे के सारे वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो हम बेसिस को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिसॉल्विंग कैपेसिटी इन वाटर, कि वो वाटर में कितना डिसॉल्व हो रहे हैं। किस पार्ट में, एक होते हैं एल्केली में, एल्केली, और एक होते हैं एल्केलाइन बेसिस, ठीक है। तो जो एल्केली बेसिस होते हैं ना ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व्ड इन वाटर। बस आप एक ही याद रख लो, दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखोगे कि ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्केली बेसिस।
ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें एल्कली बेस कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, खत्म। अब एक छोटा सा टॉपिक, अच्छा एक चीज़ और कि ये जो मैंने आपको लिटमस पेपर वाली बात बताई थी ना, इसमें आप एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये जो लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है ये भी H+ और OH- आयंस की वजह से ही होता है। और ये H+ आयंस और OH- कब जनरेट होते हैं? जब एसिड या बेस का सॉल्यूशन होता है। मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं एसिड, और बेस भी सॉल्यूशन में OH- आयन देते हैं। ये नहीं कि पाउडर रखा हुआ है ऐसे ही तो वो उसमें H+ या OH- होगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में H+ या OH- नहीं होते हैं। जब उनका सॉल्यूशन होता है तभी वो H+ देंगे, और जब सॉल्यूशन होगा तभी OH- देंगे। इसका मतलब लिटमस पेपर को अगर आप ड्राई लिटमस पेपर, मतलब जो बिल्कुल सूखा हुआ है, उसको सूखे हुए ही एसिड या बेस में अगर डालोगे तो वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर सॉल्यूशन है, मतलब जो आपका लिटमस पेपर है या तो वो मॉइस्ट है या फिर आपका जो भी एसिड या बेस है वो मॉइस्ट है, मतलब उसका सॉल्यूशन है, तब लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के साथ है कि अगर सॉल्यूशन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। एसिड या बेस जो भी अपने प्रॉपर्टी शो करेंगे वो तभी शो करेंगे, ठीक है, जब H+ और OH- आयंस होंगे। ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है, बहुत छोटा सा टॉपिक, कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। ठीक है, इसको और कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपका एसिड बेस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे एसिड में कि जब आप एसिड में वाटर को ऐड करते हैं, व्हेन वाटर इज एडिड टू कंसंट्रेटेड एसिड, वाटर इज एडिड टू क्या होता है कंसंट्रेटेड एसिड, अभी बताती हूँ, जस्ट इस चीज़ को ध्यान रख लो, कभी ये पॉइंट मुझसे मिस हो जाए तो इसलिए। तो ये जो रिएक्शन होती है ना वाटर की कंसंट्रेटेड एसिड के साथ, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक से आप क्या समझते हैं? एक्सो मतलब एग्जिट होना। क्या एग्जिट होती है? यहाँ पर एग्जिट होती है हीट, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, कई बार इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि अगर आप ऐसे टेस्ट ट्यूब में लेके और उसमें एसिड डाल के और उसमें वाटर मिक्स कर रहे हो ना, तो मे बी आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो ब्लास्ट कर जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि मतलब ये जब हम ऐसा कुछ मिक्स करते हैं या तो मिक्स ना ही करें, अगर करना ही पड़ रहा है, मजबूरी है कि यही मिक्स करना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो आप इसको कैसे ध्यान रख सकते हो? आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जब आप लैब में हो और आपके पास टेस्ट ट्यूब है, उसमें आप एसिड है और एसिड में आप पानी मिला रहे हो तो टेस्ट ट्यूब फट जाएगी, तो ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि कभी भी कंसनट्रेटेड एसिड में आप वाटर को ऐड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट हो रहा है, क्या एग्जिट हो रहा है? हीट, मतलब बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, डन। अब ये कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट होते क्या हैं? देखो, कंसनट्रेटेड से आप वर्ड को पकड़ो, कंसनट्रेटेड मतलब यहाँ पर बात हो रही है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन क्या होती है? देखो, ये मेरे पास एक कोई बीकर है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, मैंने ये मान लिया, इसमें 1 लीटर इस तरीके से सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किस किस का है? एसिड प्लस वाटर, मतलब एसिड का सॉल्यूशन है तो मतलब एसिड प्लस वाटर है। एसिड से क्या प्रोड्यूस होंगे? H+ आयंस। तो इसमें जितने H+ आयंस है ना, वो इस एसिड की हो गई कंसंट्रेशन। मान लो इसमें 10 H+ आयंस है, कितने H+ आयंस हैं? 10। ठीक है, तो 1 लीटर में कितने H+ आयंस हो गए? 10। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 10। अभी मैंने यहाँ पे यही बीकर लिया, ठीक है, लेकिन अब मैंने ना इसमें 2 लीटर अमाउंट वाटर ऐड कर दिया। कितना वाटर है? मतलब जो अब हमारा सॉल्यूशन है वाटर ऐड किया है मैंने, इसमें ही सिर्फ वाटर ऐड किया है, सिर्फ वाटर, एसिड ऐड नहीं किया, सिर्फ वाटर ऐड कर दिया, और ये कितना बना दिया? 2 लीटर। ठीक है, तो अभी इस 2 लीटर में भी H+ आयन कितने होंगे? एसिड तो उतना ही है ना, मैंने एसिड ऐड नहीं किया, सिर्फ पानी ऐड किया है, तो कितने होंगे? 2 लीटर में भी 10 H+ आयन होंगे। यहाँ पे 1 लीटर में 10 H+ थे, यहाँ पे 2 लीटर में 10 H+ हैं। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे 1 लीटर में 10 H+ और यहाँ पे 1 लीटर में कितने होंगे? सेम अमाउंट को अगर मैं कंपेयर करूँ, भाई 2 लीटर में 10 हैं तो 1 लीटर में कितने होंगे? 5 H+। तो इस अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ तो इन दोनों में से H+ आयन की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, मतलब H+ आयन का अमाउंट कहाँ ज़्यादा है? आप कहोगे यहाँ पर अमाउंट H+ आयन का ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ में आया? जिसमें H+ आयंस ज़्यादा होते हैं वो कंसंट्रेटेड होता है, जिसमें H+ आयन की जो
अमाउंट है या कंसनट्रेशन है वो कम होती है, उसे डाइल्यूट कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में वाटर ऐड करके आप उसको डाइल्यूट बना सकते हो, और अगर आप सॉल्यूशन में एसिड ऐड कर रहे हो तो आप उसको कंसनट्रेट बना सकते हो। कैसे? 2 लीटर में 10 H+ थे, अभी मैंने क्या किया, इसमें और ज़्यादा एसिड ऐड कर दिया, डबल एसिड ऐड कर दिया, तो अब इसमें 10 की जगह कितने हो गए, 20 H+, या फिर आप कहो 40 H+। बहुत ज़्यादा एसिड मैंने ऐड कर दिया। तो अब अगर मैं 1 लीटर में निकालूं तो कितने होंगे, 2 लीटर में 40 तो 1 लीटर में 20। ठीक है, तो अब ये इसके कंपैरिजन में क्या है, ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 लीटर में 20 हैं जबकि यहाँ पे 10 हैं। तो अगर मैं एसिड ऐड करती हूँ तो मैं कंसनट्रेटेड कर रही हूँ अपने सॉल्यूशन को, और अगर मैं वाटर ऐड करती हूँ तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रही हूँ। सेम बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट होता है बेस के साथ। यहाँ पर बेस हो जाएगा, बेस में क्या होंगे, OH- आयंस होंगे। तो 1 लीटर में अगर 10 OH- आयंस हैं और मैंने उसमें वाटर ऐड कर दिया है, वाटर ऐड करने के बाद यहाँ पर वाटर ही ऐड किया है ना, तो 10 ही OH- आयन रह जाएंगे। तो 1 लीटर में कितने OH रह जाएंगे, 5 OH। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में 10 OH के कंपैरिजन में 5 OH तो कम है, तो ये क्या हो गया, डाइल्यूट बेस हो गया, जबकि ये कंसनट्रेटेड हो गया। ठीक है, और अगर मैं बेस ऐड कर देती हूँ तो बेस ऐड करने पे जो हमारा सॉल्यूशन है वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।